मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन परिस्थितियों में चुनाव हुआ, शायद ऐतिहासिक चुनाव था कि एक उपराष्ट्रपति अपने पद से गए, वो नजरबंद होने की अवस्था में थे, दूसरे आए। हम उम्मीद करते हैं कि वो भारतीय लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करते हुए अपने पद पर जिस तरह से वो आज वो आसीन होने जाएंगे, वो अपने पद की गरिमा का ख्याल रखेंगे। ये कौन लोग हो सकते हैं आलोक शर्मा? क्या किसी पार्टी की तरफ आप इंडिकेट करेंगे? क्या किसी सांसद की तरफ आप इंडिकेट करेंगे? क्या ये अंदाजा था कि भाई ये, क्योंकि क्रॉस वोटिंग तो बेसिकली व्हिप जारी नहीं होता, तो क्रॉस वोटिंग का तो सवाल है नहीं। कौन लोग हो सकते हैं जो उधर जाकर खड़े हो गए? गरिमा जी, अभी देखिए 15 वोट आप जिस तरह से बता रहे हैं कि अभी न्यूज 24 पर के इनवैलिड हुए हैं, तो ये भी अपने आप में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है कि सांसद अपना वोट डाल रहे हैं, मॉक ड्रिल हो रहा है, पूरा सब कुछ हो रहा है। उसके बाद अगर 15 वोट इनवैलिड हुए हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय। लेकिन किसने क्या डाला, किसने नहीं डाला, क्योंकि व्हिप जारी नहीं होता है, तो ये न्यूज अभी छन के आएंगी कि किसने कहां पर वोट डाला, किसने नहीं डाला। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो आप ये कह रहे हैं कि जो वोट इनवैलिड हुए उसमें भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है? 15 वोट जो इनवैलिड हुए, देखिए सरकार ही वोट चोरी की है, ये तो कुछ भी मतलब कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन जब इनके इशारे पर काम करता है, 1 करोड़ के करीब बिहार में वोट काट कर बैठ गए थे ये, और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहे थे, तो 10-5 वोट काटने में इनका क्या जाता है? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। चंडीगढ़ मॉडल तो ऑलरेडी जब उनके पास 422 की स्ट्रेंथ थी, तो इसकी जरूरत और गुंजाइश कहां थी फिर आलोक जी? भाई क्या होता है, जो व्यक्ति वोट चोरी करता है वो, गरिमा जी, वो डरा भी होता है, क्योंकि इसमें व्हिप जारी नहीं होता है। ये बहुत डरपोक लोग हैं, खासतौर पर जो गुजरात के 2 शीर्षस्थ लोग हैं, ये डरते बहुत हैं। इनका हाल ये है कि इनको सीट से इतना प्यार है कि सीट से अगर हट गए तो पता नहीं कहां जाएंगे। आप देखिए ना, डर का मातम ये है, आलम यह है कि पिछले जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं वो नजरबंद हैं। दिल्ली पुलिस और तमाम तरह की पुलिस उनको घेर कर बैठी है, जैसे मोदी जी के घर से कुछ वो उठाकर ले गए और वो वहां पर नजरबंद कर रखे हैं उन्होंने। अरे भाई, देश के उपराष्ट्रपति थे वो, संवैधानिक पद पर दूसरा स्थान था उनका, वो दिल्ली में देश की राजधानी में नजरबंद है। इम्पीचमेंट मोशन ले आए थे उसी संवैधानिक पद पर, उसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए इंडिया ब्लॉक ले आया था ना इम्पीचमेंट मोशन। देखिए उनकी कार्यप्रणाली के ऊपर, गरिमा जी, उनकी कार्यप्रणाली के ऊपर इम्पीचमेंट मोशन आया था। लेकिन जिस पद की गरिमा को बिल्कुल गिरा दिया इन्होंने, तार तार कर दिया, तब विपक्ष सामने खड़ा हुआ कि भाई इस पद का तो कम से कम सम्मान रखिए। अच्छा, एक सेकेंड आशुतोष जी, ये दरअसल 422 से 452 का आंकड़ा चौंकाता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं चौंकाता, और चौंकाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में होती है उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा वोटों का इस्तेमाल खोजना बहुत आसान सी चीज होती है। अगर आप कहें तो मैं आपको डेटा दे देता हूं। हामिद अंसारी जब 2012 में जब वो दोबारा उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़े थे, तो उनको 67.89% वोट मिला था, 68, जबकि कांग्रेस की अपनी स्ट्रेंथ लोकसभा के अंदर 202 के आसपास थी। आज तो भारतीय जनता पार्टी की 240 की स्थिति है, तो 240 वाली स्थिति है। तो वैसे में मेरे लिए इंटरेस्टिंग पार्ट ये होगा कि क्या पिछली बार जब जगदीप धनखड़ जी जब चुनाव लड़े थे, तो उनको तकरीबन 75% वोट मिला था। क्या राधाकृष्णन जी को 75% वोट मिला या वोट नहीं मिला है? इसलिए इसमें बिल्कुल हैरान होने की बात नहीं है। जो पार्टी सत्ता में होती है, अमूमन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद को लेकर उनके पास पर्याप्त वोट होते हैं, और वो आसानी से कुछ एक्स्ट्रा वोट्स को मैनेज कर लेते हैं। समझ रहे हो? इसलिए मैं हैरान नहीं उसके बाद। तो सर, फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा वोट मैनेज कर लिए गए, 422 से 452, तकरीबन कितनी सीटें, तकरीबन कितने वोट? मेरे ख्याल से 30 वोट के आसपास, यानी वो जो यूनिटी थी इंडिया की, वो दरकी है कहीं ना कहीं। नहीं, अब ये तो यूनिटी दर की ये कहना मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी में है, और इस बारे में कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो लोकसभा चुनाव के पहले कह रहे थे कि देखिए इंडिया गठबंधन तो पूरी तरीके से बिखर गया है, नीतीश कुमार छोड़ के चले गए हैं, अब इंडिया गठबंधन का कोई लेवा नहीं होगा, 400 सीटें मिल जाएंगी। अंत में क्या हुआ? तो विधानसभा के चुनाव के आधार पर लोकसभा का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, लोकसभा के आधार पे आप उपराष्ट्रपति के चुनाव का अंदाजा उपराष्ट्रपति के आधार पे। ये जो छोटी पार्टियां एब्सटेन कर गई सर, ये बीजेडी एब्सटेन कर गई, एसएडी शिरोमणि अकाली दल एब्सटेन कर गई, और अलावा इसके बीआरएस एब्सटेन कर गई, इसका नुकसान भी होता
हुआ दिखा क्या इंडिया को, इंडिया ब्लॉक को? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, इसके आधार पे किसी निष्कर्ष पे पहुंचना उचित नहीं होगा। बिल्कुल उचित नहीं होगा। और क्योंकि देखिए, आज की तारीख में अकाली दल कहां है? अगर आप ये सवाल अगर आप पूछेंगे अकाली दल है कहां पे, अकाली दल तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। तो अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन से अगर अखिलेश यादव निकले होते, तेजस्वी यादव निकले, तो तब उसको समझ में आता, या शिवसेना के उद्धव ठाकरे निकले होते, डीएमके निकले होती, तो बात समझ में आई होती। लेकिन अगर इनमें से सारे लोग इंटैक्ट है, ममता बनर्जी इंटैक्ट है, आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हुई है, तो कोई बड़ा उसमें धक्के की बात है। आपने देखा होगा 15 वोट है, इस पर तो नजर जाएगी ना सर, फिर जो इनवैलिड हो गए। भाई इतनी ट्रेनिंग हुई, इतने सांसदों को सिखाया पढ़ाया गया कि स्पेशल पेन से यहाँ फलानी जगह आपको मार्क करना है, इतनी ट्रेनिंग के बावजूद 15 वोट इनवैलिड हो गए। गरिमा जी, आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं कि ये सांसद इतने इलिटरेट नहीं होते। ये जो इनवैलिड होता है वो भी एक सोची समझी रणनीति के तहत इनवैलिड होता है। कोई सांसद जो इतने वोटों से जीत के आता है वो जानता है कि कहां वोट देना है, किस तरीके से वोट देना है, लेकिन जब वो वोट देने जाता है तो उस पर कौन सा दबाव काम कर रहा है, उसके लिए कौन सी रणनीति अख्तियार की गई है, क्या वो जानबूझ के अपना वोट इनवैलिड करता है, या जानबूझ के क्रॉस वोटिंग करता है, या जानबूझ के अपनी पार्टी को वोट देता है, ये सारे पत्ते उसके सामने खुले होते हैं। और उसको बाकायदा, आपको अच्छी तरीके से याद होगा ना कि ये सारी चीजें इसके आधार पर कोई निष्कर्ष मत निकालिए। हाँ, अगर मान लीजिए, मैं फिर कहता हूं, अगर मान लीजिए अखिलेश यादव की पार्टी से कोई आदमी क्रॉस वोट करता है, या तेजस्वी यादव की पार्टी से कोई क्रॉस वोट करता है, तब वो गंभीर सवाल हो जाएगा। अच्छा कि जब भी जहां भी चुनाव होता है ये एक धार्मिक कर्मकांड जरूर करते हैं और पूरे लाइमलाइट के साथ करते हैं। 24 घंटे 48 घंटे तक मीडिया पे कवर होता रहता है। चाहे वो लोकसभा चुनाव देख लीजिए, कन्याकुमारी चले गए थे, वहां पर ध्यान कर रहे थे, और ध्यान ऐसे कि चारों तरफ से उनके कैमरा लगा हुआ है। चाहे वो वाराणसी चले जाए, कभी वो प्रयागराज चले जाते हैं, तो ये चुनाव के पहले जो 3 साल से अपनी माँ को ये भूले हुए थे। हमारा कहना है कि हम बेरोजगारी का पिंडदान करेंगे, हम महंगाई का पिंडदान करेंगे, हम इस वे में बोल रहे हैं। अगर आम जनता की भाषा आप समझेंगी तो आपको पता चलेगा कि अभी जब पुल बार बार गंगा नदी में गिर रहे थे तो आम जनता बोल रही थी ये पुलों का पिंडदान हो रहा है नीतीश कुमार जी की सरकार में, और नीतीश कुमार जी की सरकार, नीतीश कुमार जी की पार्टी को पूरी तरह से पिंडदान करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई 16 सांसद है नीतीश कुमार के पास। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से बढ़िया स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार का था। 17 पर लड़े, 16 जीते नीतीश कुमार, बीजेपी 17 पर लड़ी, 12 जीती। कैसे पिंडदान हो जाएगा नीतीश कुमार? ये बिल्कुल एग्री करती हूँ। तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ये बात कह देती है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री चेहरा होंगे, लेकिन नहीं कह रही है। कभी इनके नेता बाहर आते हैं और कहते हैं कि इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था। किसका सपना था? सपना बताते हैं। तो आखिर में नीतीश कुमार जी को आप किस स्टेज पर रखे हो? वो सिर्फ और सिर्फ क्या महाराष्ट्र कांड करने वाले हैं ये बिहार में? उनके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, हालांकि इनकी सरकार बनेगी नहीं। तो ये कह रहे हैं कि चेहरा होंगे नीतीश कुमार जी, लेकिन क्यों नहीं आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री चेहरा होंगे, और यही मुख्यमंत्री चेहरा है, ऐसा नहीं बोलते हैं ये खुलकर। देखिए, नीतीश कुमार जी बीजेपी के मजबूरी भी हैं और जरूरी भी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी के साथ एक वोट बैंक है और बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ उसी वोट से लेना देना है, और इसीलिए मजबूरी में आकर भले कम सीटें हो, लेकिन नीतीश कुमार जी को ये मुख्यमंत्री बनाते हैं। तू समझा? हाँ। और ये 2025 का जो चुनाव है, क्यों नहीं कहते ये मुख्यमंत्री होंगे? नहीं कहते क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार जी के वोट दूसरे साइड चले जाएं, और इसलिए खुलकर नहीं कहते। लेकिन चले जाएंगे कंचना, अगर कह देंगे, अगर बीजेपी मान लीजिए खुलकर कह दे कि नीतीश कुमार, वो जो 25 से 30 फिर से नीतीश, जो जेडीयू कह रही है, फर्ज कीजिए बीजेपी ने भी कह दिया 25 से 30 फिर से नीतीश, फिर देखिए ये डरे हुए हैं कि वोट कहीं हमारी तरफ ना जाए, लेकिन हकीकत यह है कि वोट हमारी तरफ ही है। 20 साल से नीतीश जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 20 साल से उन्होंने बिहार को दिया क्या? अब उनकी ऐसी अवस्था हो गई है कि बिहार में कुछ भी हो उनका एक बाइट तक सुनाई नहीं देता है कैमरे पर आकर। SIR हो जाए, चाहे कितनी बेरोजगारी हो जाए, चाहे कितना महंगाई हो जाए, SSC के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हीं के पुलिस उनको मारती है। और अभी जो गुंडागर्दी सड़कों पर होता है, जब माँ के नाम पर बिहार बंद करवाते, तब भी नीतीश कुमार जी का कई बयान नहीं आता। साफ है कि नीतीश कुमार जी की स्थिति या उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे आपको और आपके ऑडियंस को यह समझाने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी क्या क्या तंत्र और यंत्र यूज करती है किसी भी पार्टी को खत्म करने में, किसी भी पार्टी को तोड़ने में, किसी की भी पार्टी को वोट बैंक को खिसकाने में। और ये बिल्कुल जानते हैं कि नीतीश कुमार जी अभी अचेत अवस्था में हैं, फिर भी ये नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे। ये डाउट में रखे हुए हैं ताकि ऐसा ना हो कि कहीं उन पर अटैक करने से इनके वोट बैंक खिसक न जाए। और इन्होंने
एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है। बार बार जब ये बोलते हैं कि इस बार जो है मुख्यमंत्री बनेगा भारतीय जनता पार्टी से, तो ये कहना चाहते हैं और फिर लगता है कि इनको नहीं, ये कहीं फेल हो रहा है। तो ये बताए ना खुलकर कि कौन होगा चेहरा। इसका मतलब आप जब एजेंट भर दियो हो जदयू पार्टी में, कौन है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष? जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी से गए हुए हैं। और इसके पहले प्रशांत किशोर पांडे जब वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए थे, उनको भी उनके पार्टी में भेजा गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और भारतीय जनता पार्टी एक बार नहीं, बार बार ये प्रयास करती है कि कैसे इस पार्टी को तोड़ा जाए। और इसीलिए अपने पार्टी को बचाने के लिए जब नीतीश कुमार जी स्वस्थ थे तो हमारे साथ आकर हमसे कहते थे कि हमारे साथ सरकार बना लीजिए। हमने टर्म्स रखे। मतलब आप नीतीश कुमार की पॉलिटिकल एक्यूमेन पर सवाल उठा रही है। जो व्यक्ति पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं, आप कह रही हैं उनके भीतर पॉलिटिकल एक्यूमेन ही नहीं है। वो 3 साल पहले, भाई अभी 2024 की शुरुआत में आपको छोड़कर जब गए एनडीए में, तब तो स्वस्थ थे। वो तो साफ दिख रहा था गरिमा जी कि वो तेजस्वी जी के साथ दोनों लोग गए थे बिहार में, जातिगत सर्वे हो तो सामने आ रहे थे, आरक्षण लागू हो सामने आ रहे थे। लेकिन उसके बाद से क्या, जब से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हुए हैं, वो कितनी बार बाहर आते हैं और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। कुछ भी हो जाए बिहार में, नीतीश कुमार जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा। और रही बात कि हाँ, नीतीश अभी जब उड़ीसा में चुनाव हुआ था, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नवीन पटनायक जी के हेल्थ ग्राउंड पर पूरा वो चुनाव लड़े थे और बताते थे कि ये संभालने लायक नहीं है उड़ीसा, लेकिन क्या ये बिहार में लागू नहीं होता? क्या बिहार में एक स्वस्थ व्यक्ति का, एक युवा व्यक्ति की जरूरत नहीं है? नीतीश कुमार जी 20 साल से सत्ता में रह लिए, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है अभी। ऐसा तो मतलब आप कुल मिलाकर बीजेपी पर आरोप लगाते बीजेपी पर प्रहार करते करते नीतीश कुमार पर भी प्रहार करने लगते हैं ना कंचना? नहीं, क्यों नहीं? असल टारगेट बीजेपी है या जेडीयू है? दोनों है क्योंकि दोनों सरकार में रहे हैं। आज बिहार की जो भी हालत हुई है, दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों इक्वली जिम्मेदार है। और बीजेपी ये जो ट्राई करती है कि सब कुछ, अगर बिहार में महाजंगल राज है, बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में पलायन है, बिहार में हर रोज हत्याएं हो रही हैं, सब कुछ किसके ऊपर मर दिया जाए? नीतीश कुमार जी को ऊपर मर दिया जाए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है। लेकिन दोनों बराबर की भागीदारी है। चिराग पासवान जी कभी कभी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि वो अपना चेहरा बहुत चमकता हुआ दिखाना चाहते हैं, लेकिन एनडीए के जितने भी पार्टनर हैं सब इक्वल भागीदार हैं उसमें। अच्छा बात नहीं है।